हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अपना संडे एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा है तो उसमें हमने डिस्कस किया कि मार्केट के मेजर प्लेयर्स कौन से हैं। मार्केट में कौन कौन से प्लेयर कौन कौन सा रोल निभाते हैं, कौन मार्केट को कंट्रोल करता है, कौन मार्केट के लिए नियम कानून बनाता है, कौन बायर एंड सेलर्स को मिलाता है, और हमारे स्टॉक कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं, वो सेफ हैं भी या नहीं। तो इन सब चीज़ों को हमने जाना। और अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है या इस सीरीज के जो हमारा सीजन चल रहा है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आप वहां जाकर हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, हम आज आगे चलेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट मूव्स द मार्केट। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट को मूव कौन करता है। हम देखते हैं कि किसी साल मार्केट 5%, 10%, 15% बढ़ गई, या किसी ईयर 5, 10, 15, 20% गिर गई, या हम देखते हैं कोई स्टॉक किसी कभी डबल ट्रिपल और 10 टाइम्स भी हो जाता है, और कभी हम देखते हैं कोई स्टॉक गिरता जाता है, और कभी कभी तो कुछ कंपनीज के शेयर्स जीरो हो जाते हैं। ये जो मूवमेंट है ये कौन लाता है, ये कैसे आती है, उनके पीछे के रीजंस क्या हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। आज हम जानेंगे व्हाट मूव्स द मार्केट, राइट। मेरा नाम है अभिषेक सिक्का, मैं हूं एक प्रोफेशनल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरी इस एजुकेशनल सीरीज अ जर्नी ऑफ अ ट्रेडर में। ये हमारा पहला सीजन चल रहा है जिसमें हम बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट जान रहे हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट मूव्स द मार्केट। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मार्केट मूवर्स, जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट मूवर्स कौन, जो मार्केट को मूव करते हैं। अच्छा, मार्केट मूवर्स कोई पर्सन या कोई एक कंपनी नहीं होती है। मार्केट इटसेल्फ अ जॉइंट फोर्स। मार्केट एक जॉइंट फोर्स के साथ चलती हैं जिसमें बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती हैं। सो हम डिस्कस करते हैं आगे व्हाट मूव्स द मार्केट। सबसे पहली चीज जो मार्केट की मूवमेंट पे सबसे बड़ा असर डालती है, दैट इज द डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। ये बहुत मैटर करता है कि हमारी कंट्री या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, या उसकी इकोनॉमी की डेवलपमेंट की स्पीड कैसी है। जितनी अच्छी डेवलपमेंट की स्पीड होगी उतनी अच्छी हमारी मार्केट की या उस कंट्री की मार्केट की स्पीड होगी ऑन द अपसाइड। कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट करती है कंट्री की इकोनॉमी को। अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है तभी आपकी स्टॉक मार्केट की हालत अच्छी होगी। अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो स्टॉक मार्केट की हालत अच्छी नहीं होगी। स्टॉक मार्केट कब बढ़ता है, स्टॉक मार्केट कब अच्छा काम करता है, जब कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आती है, जब कंपनीज में लोग पैसा लगाते हैं। सिर्फ उस कंट्री के लोग नहीं या फिर सिर्फ इंडिया के लोग नहीं, जब फॉरेनर्स भी बाहर से पैसा लेकर आते हैं और उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी की ग्रोथ होती है तो उससे उसका शेयर प्राइस बढ़ता है। उसका शेयर प्राइस बढ़ता है सो ओवरऑल मार्केट ऊपर जाती है। अच्छा, कंपनी की ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स वो कंपनीज इंडिया की इकोनॉमी भी तो ग्रो कर रही हैं। वो कंपनी जितना ग्रो करेगी उतना अपना सामान बेच पाएगी, उतना ज़्यादा टैक्स सरकार को देगी जितना ज़्यादा उसका रेवेन्यू होगा। तो इस तरह से हमारी सरकार के पास पैसा आएगा, सरकार के पास पैसा आएगा तो सरकार उस पैसे को खर्च करेगी हमारी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए, हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। ये एक साइकिल है। अगर कंपनीज ग्रो करेंगी हमारी मार्केट भी ग्रो करेगी। दैट मीन्स अगर डेवलपमेंट होगी हमारी कंट्री के अंदर, नई नई रोड्स बनेंगी, इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, मोबाइल फ़ोन लोगों के पास ज़्यादा आएंगे, कंप्यूटर्स लोगों के पास ज़्यादा आएंगे, या लोगों के पास स्किल्स ज़्यादा आएंगी, लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, तो हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी। इकोनॉमी डेवलप करेगी तो साथ साथ हमारी शेयर मार्केट भी डेवलप करेगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर रही है, मतलब डिक्लाइनिंग स्टेज पे, डेवलपमेंट नेगेटिव है या फिर स्लो होती जा रही है, सेम तरह से हमारी स्टॉक मार्केट भी स्लो हो जाएगी या नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी रिस्पेक्टिवली। उसी तरह से कुछ कंट्रीज है, जैसे श्रीलंका है, आप देखेंगे तो कंट्री की हालत बहुत ख़राब है, बैंक्रप्सी की कगार पे है, और इस वजह से उनकी स्टॉक मार्केट की भी कोई अच्छी कंडीशन नहीं है। आप हमारे नेबर्स पाकिस्तान को देख सकते हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में है। वहाँ
तो इस वजह से उनकी स्टॉक मार्केट की भी बुरी हालात है। अगर आपको ना पता हो, पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, उसकी जो टोटल वर्थ है, दैट इज लोअर देन द टोटल वर्थ ऑफ रिलायंस। हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज की टोटल वर्थ से कम है। तो आप समझ सकते हैं हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। चाइना की इकोनॉमी एक समय में बहुत फास्ट ग्रो करी थी, उनकी स्टॉक मार्केट भी बहुत फास्ट ग्रो करी थी, बट अभी ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं कर रही है, बट उनकी इकोनॉमी भी बहुत बड़ी हो गई है अब, और एक स्पीड कम हो गई है, तो उनके स्टॉक मार्केट की स्पीड भी रिलेटिवली कम हो गई है। स्टॉक मार्केट एक तरह से इकोनॉमी का आईना है, शॉर्ट टर्म में नहीं, दिन या 2 दिन या 4 दिन या 6 महीने में नहीं। अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे या क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे कि एवरी 3 इयर्स में क्या क्या परफॉर्मेंस है मार्केट की, तो मार्केट कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को मिरर करती है, रिप्रेजेंट करती है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होगी? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो गई कि कंपनी के रेवेन्यूज कैसे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, कंपनीज की इनकम इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे आ रहे हैं। मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर में द बेसिक ऑफ द स्टॉक मार्केट में मैंने कवर किया है कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एवरी क्वार्टर अपने रिजल्ट्स पब्लिश करने पड़ते हैं कि उनकी कंपनी ने क्या कमाया, कितना गवाया, कितने एम्प्लॉई है उनके पास, कितनी सैलरीज दी उन्होंने एम्प्लॉयज़ को, ये सब पूरा ब्यौरा उनको हर क्वार्टर देना पड़ता है। साथ ही साथ एक एनुअल रिपोर्ट भी देनी पड़ती है एनुअली, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म होता है, सो वो रिपोर्ट अप्रैल में पब्लिश होती है। जो वो रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें देखा जाता है कि हमारी कंपनीज ओवरऑल कैसा कर रही हैं। अगर हमारी कंपनीज ग्रो कर रही हैं तो स्टॉक मार्केट उसको पॉजिटिव लेता है, इन्वेस्टर्स उन कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, उसके शेयर की वैल्यू बढ़ती है, और कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट की ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है। उसी तरह से अगर कंपनीज अच्छा नहीं कर रही हैं, परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो उनके शेयर्स की प्राइस गिरेंगे, लोग अपना पैसा निकालने लग जाएंगे एक्चुअली उन कंपनीज से जो भी इन्वेस्ट कर रखा है, उनके शेयर्स की वैल्यू गिरने लग जाएंगे। अब शेयर्स की वैल्यू उनके गिरने लग जाएंगे तो ओवरऑल मार्केट भी गिरने लग जाएंगे। मार्केट भी तो शेयर से ही मिलकर बनती है। हमारा निफ्टी भी 50 कंपनीज हैं, टॉप 50 कंपनीज हैं, उनके उनके शेयर से ही मिलके, उनके वैल्यू से ही मिलकर बना है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कंपनी अच्छा कर रही है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, सो उनके पास पैसा है तो वो और लोग हायर करेंगी, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगी, नई जॉब्स क्रिएट करेंगी। नई जॉब्स क्रिएट होगी तो और लोगों के पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो वो लोग और पैसा खर्च करेंगे। जब पैसा खर्च करेंगे तो वो टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे तो गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेगी। सो ये सब और इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। हम इसको इसी तरह समझते हैं अभी के लिए कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनीज की मूव करती है मार्केट को ईदर ऑफ द डायरेक्शन, अप, डाउन और साइडवेज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, न्यूज़ एंड इवेंट्स। अब ये जो चीज़ है ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में इफेक्ट करती है। किसी न्यूज़ का शॉर्ट टर्म इफेक्ट हो सकता है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है न्यूज़ किस बारे में है, किससे रिलेट करती है। हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शंस की। दोस्तों इलेक्शंस बहुत मैटर करते हैं, मेनली लोकसभा के इलेक्शंस। जो भी इलेक्शंस होंगे, मतलब किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट आएगी, किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट आएगी, तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जो लोअर हाउस के इलेक्शन होते हैं, जिसमें एक्चुअली में हमारे प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है, वो बहुत मैटर करते हैं। आप ये समझिए, स्टॉक मार्केट स्टेबल गवर्नमेंट चाहती है, उसे मैटर नहीं करता है कि बीजेपी है, कांग्रेस है, या कोई और थर्ड पार्टी है, आप है या कोई भी पार्टी है, उनको मैटर नहीं करता कौन सी पार्टी, पर वो चाहते हैं कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो और स्टेबल गवर्नमेंट हो। अगर बहुत सारी पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बना रही है तो स्टॉक मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक पार्टी कोई पॉलिसी बनाना चाहेगी, दूसरी पार्टी उसकी टांग खींचेगी, और स्टॉक मार्केट को ये सब पसंद नहीं है। स्टॉक मार्केट चाहता है कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाए तो वो पॉलिसी रहे, ताकि उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही बड़े इन्वेस्टर्स अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, इन पॉलिसीज से किस किस कंपनीज को फायदा होगा। अब वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और वेट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने का। लेकिन अगर हर साल पॉलिसीज चेंज हो रही हैं तो इन्वेस्टर को पता ही नहीं है कि वो पैसा कहाँ लगाएं।
आज आज पता चला कि आईटी के लिए अच्छी पॉलिसी, जब आईटी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, कल पता चला कि फार्मा की तरफ नई पॉलिसी आ गई है, फार्मा की तरफ अच्छा आ रहा है, या आईटी के लिए कुछ बैड पॉलिसी निकाल दी, या कहीं पे कभी टैक्स बढ़ा दिया कुछ, मतलब अनसर्टेनिटी हो जाती है। और अनसर्टेनिटी स्टॉक मार्केट में वैसे ही बड़ी अनसर्टेनिटी है, वैसे ही नहीं पता कब क्या हो जाए, और उसकी तरफ से गवर्नमेंट में भी अनसर्टेनिटी हो जाए। मार्केट्स चाहती हैं कि सरकार स्टेबल हो, कोशिश हो कि मेजोरिटी की सरकार हो और लीडरशिप स्ट्रांग हो। 2014 से अब तक हमारी मेजोरिटी की गवर्नमेंट चल रही है, एनडीए की गवर्नमेंट है, मेजोरिटी गवर्नमेंट है। सो हमारी स्टॉक मार्केट ग्रो कर रही है 2014 से, लगातार ग्रो कर रही है। अगर उसमें मैं बीच में एक कोरोना का पीरियड छोड़ दूं, जो कि कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर हर तरफ गिरावट आई थी, बट वो गिरावट बहुत पीछे रह गई है अब। उसके बाद मार्केट बहुत ग्रो कर चुकी है। आपको यहाँ चार्ट पे दिख रहा होगा कि किस तरह से कोरोना के बाद मार्केट ने एक अच्छा बुल रन दिया है, एक लॉन्ग बुल रन दिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो स्टेबल गवर्नमेंट, election, peaceful elections, stable government, market like that. Unstable government, बहुत ज्यादा कोएलेशन हो, बहुत ज्यादा पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बना रही हो, स्टॉक मार्केट को वो अच्छा नहीं लगता है। नाउ नेक्स्ट इज आरबीआई पॉलिसीज। आरबीआई पॉलिसीज बनाती है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है। आरबीआई फैसला लेती है कि बैंकों के साथ कैसा सिस्टम चलेगा। बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। एक्चुअली बैंक्स ही है जो पैसे को मैनेज करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज अबाउट ऑल अबाउट मनी। बैंक्स है जो पैसे को मैनेज करते हैं, और आरबीआई बैंकिंग के लिए पॉलिसीज बनाती है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है कि वो किस इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को पैसा देगी। बैंक उसी इंटरेस्ट रेट में अपना प्रॉफिट जोड़ के हम लोगों को लोन देते हैं या बिजनेसेस को लोन देते हैं। तो बहुत मैटर करता है कि आरबीआई की पॉलिसीज कैसी है। इसको थोड़ा टाइम लेके एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों मैं, क्योंकि हमने इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी रिसेंट 3 इयर्स में देखने को मिला है, जो कि मेरे भी ट्रेडिंग के गोल्डन ईयर्स कह सकता हूं मैं, जब मैं एक प्रॉपर फुल टाइम ट्रेडर बन चुका था। तो दोस्तों जब कोरोना आया तो कोरोना में लॉकडाउन्स लग गए थे, सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, कंपनीज बंद हो गई थी, लोगों की जॉब्स भी चली गई थी, एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे उस टाइम पे। मैं आरबीआई की बात करता हूँ, आप रिलेट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के गवर्नमेंट में या वहाँ के सेंट्रल बैंक्स ने ऐसा ही किया था। अमेरिका में फेड बोलते हैं, जो फेडरल रिजर्व है, हमारे यहाँ आरबीआई बोलते हैं, तो ये सब सेंट्रल बैंक होते हैं। इन्होंने क्या किया था, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स घटा दिए थे। आप लोगों के दोस्तों, आप लोगों ने भी कभी न कभी कोई लोन लिया होगा, होम लोन, व्हीकल लोन, या किसी तरह का कोई लोन लिया होगा, तो आपने देखा होगा कि आपके इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए होंगे लोन के कोरोना पीरियड के अंदर। और ऐसा क्यों किया था आरबीआई ने? आरबीआई ने इसलिए किया था ताकि जो बिजनेसेस हैं जिनके ऊपर लोन्स हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस को लोन लेना पड़ता है काम करने के लिए, वो अपना घर से सारा कैपिटल लगा के बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े प्लांट सेटअप नहीं कर सकते हैं। तो उन लोन्स, अब वो इंडस्ट्रीज तो शट डाउन हो गई क्योंकि लॉकडाउन लग गया, कोई आ नहीं सकता, और उनके दफ्तर तो क्लोज हैं, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं वो तो चल ही रहे हैं। जो उनके ऑफिस के रेंट है, कईयों ने तो सैलरीज भी दी है अपने एम्प्लॉयज की घर बैठा के, या फिर और भी जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो चल ही रहे हैं, उनके घर के खर्चे भी चल ही रहे हैं। तो वहां पे अगर उन्हें हैवी इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता तो शायद उन्हें बिजनेस शट डाउन ही करना पड़ता अपना, ताकि बिजनेस सस्टेन कर सके। आरबीआई ने लोन पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिया, उसकी वजह से लोगों को कम इंटरेस्ट पे करना पड़ा था, मतलब कम ईएमआई आने लगी उनकी। अब कम ईएमआई आने लगी तो वो कहीं ना कहीं सरवाइव कर गए। या कोई बिजनेस जिसके पास लोन नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, कुछ टाइम के लिए, जब तक शटडाउन लॉकडाउन लगा हुआ है, बैंक से लोन ले सकता है कम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक उसका बिजनेस एटलीस्ट सरवाइव करता रहे। जब सब ठीक हो जाएगा देन, या तब डिपेंड करता है कि हाउ ही और शी हैंडल्स देयर बिजनेस, उसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने क्या किया, उन्होंने पैसा मार्केट में डालना शुरू किया, और मार्केट में डालना शुरू किया तो यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट में एक बहुत तगड़ा बुल रन आया है। मार्केट लगातार तेजी से, स्पीड से दौड़ी है ऊपर को, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छी लिक्विडिटी आ गई। अब कुछ टाइम ठीक होने के बाद, लास्ट 1 ईयर से मैं कह सकता हूँ, हाँ लास्ट 1 ईयर से या 2021 से ही इंडिया और दूसरे देशों में
इन्फ्लेशन का इशू आ गया। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, आपने भी सुना होगा महंगाई बढ़ गई, खाने के तेल के रेट इतने बढ़ गए, इस चीज़ के रेट इतने बढ़ गए, गैस कुकिंग गैस के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई। लोगों के लोगों के जब बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम आती है, सस्ता पैसा आ जाता है, सस्ते लोन मिलने लग जाते हैं, तो लोग ज़्यादा खर्च करने लगते हैं। ज़्यादा खर्च करते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब होती है मतलब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं। चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसे कहते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन नया मुद्दा आ गया सरकार के पास, दुनिया भर की सरकारों के पास। इन्फ्लेशन को कैसे टैकल किया जाए, ये भी आरबीआई का काम है। तो उसके लिए आरबीआई ने क्या किया, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि लोन महंगा हो जाए, डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास कम आए, वो कम चीज़ें खरीदें, डिमांड कम हो, सप्लाई बढ़े, ताकि चीज़ों के प्राइस कम आते जाएं और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता जाए। और हर 3 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब भी कभी कभी जल्दी आके भी बढ़ाती है, वरना 3 महीने में तो डिसीजन लेता ही है आरबीआई अपना। तो उन्होंने लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए और यहाँ से आप देखोगे 2021 से आप चार्ट पे देख पाओगे हमारी मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आई, या कहूँगा कि वहीं वहीं घूमती रही, ऊपर नीचे, मतलब वो बढ़ना रुक गई क्योंकि फालतू का पैसा घुसना बंद हो गया मार्केट के अंदर और मार्केट कहीं ना कहीं रुक गई। अब लोग वेट कर रहे हैं या मार्केट पार्टिसिपेंट वेट कर रहे हैं कि फाइनल में कब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, कब जाके रुकेंगे, किस प्राइस पे जाके रुकेंगे, तब वो डिसीजन लेंगे कि उनको आगे फर्दर इन्वेस्ट करना है या अपना पैसा निकाल लेना है बाजार से। सो ये मोटा मोटा आरबीआई पॉलिसी का इफेक्ट मैंने आपको समझाया, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वॉर, समझते हैं वॉर कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। जिन कंट्रीज में वॉर हो रही है उनके लिए भी अच्छी नहीं है और दूसरी कंट्रीज के लिए भी अच्छी नहीं है। आजकल हम 21st सेंचुरी में वी ऑल आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। हम अकेले में नहीं सब कुछ कर पाते हैं, हमें कहीं से हमें दवाइयाँ चाहिए, किसी कंट्री से हमें ऑयल चाहिए, किसी कंट्री से हमें गैसेस चाहिए, किसी कंट्री से हमें कुछ चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। कोई भी कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। हम डिपेंडेंट है तो अगर किसी 2 या 3 कंट्रीज में कोई वॉर होती है तो डिमांड एंड सप्लाई डिसरप्ट होती है। अभी हमारे पास रिसेंट एग्जांपल है, यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी, तो रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, नेचुरल एनर्जी या ऑयल का बहुत बड़ा सप्लायर है, जो हम पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं, कच्चे तेल का बहुत बड़ा सप्लायर है रशिया। तो उसकी वजह से तेल के भाव इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जंप कर गए थे। आई थिंक 80 डॉलर से $140 पहुंच गया था एकदम से, जबकि ऑयल्स के रेट ऐसे नहीं बढ़ते हैं, कोई शेयर नहीं है, वो 2-3% ऊपर नीचे होते रहते हैं, डबल नहीं होते हैं, सालों सालों लग जाते हैं डबल होने में उन्हें। बट एक वॉर के इफेक्ट से वो कुछ ही दिनों में डबल हो गए थे ऑयल के प्राइस। ऑयल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो लोगों की जेब पे प्रेशर आएगा, लोगों की जेब पे प्रेशर आएगा तो इकोनॉमी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, या उनके पास पैसा बचेगा ही नहीं, अपने रोज के खर्चे करके पैसा बचेगा ही नहीं कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या कहीं और गोल्ड या किसी और एसेट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनकी सारी कमाई तो खर्च हो जाएगी यही अपने खाने पीने और रोजमर्रा की चीज़ों के लिए। तो वॉर इस तरह से इफेक्ट डालती हैं। वॉर दोस्तों किसी के लिए अच्छी नहीं है, जो कंट्री वॉर जीते या जो कंट्री हारे, नुकसान इकोनॉमिकली एटलीस्ट नुकसान सबको होता है। आगे नेचुरल कैलेमिटीज, डेफिनेटली दोस्तों नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, कहीं पे ड्रोथ आएगा, कहीं पे फ्लड आएगा, कहीं पे सुनामी आएगी, बाढ़ आएगी, ये सब चीज़ें होंगी, इकोनॉमिक साइकिल रुक जाएगी तो उस पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। जिस भी रीजन में सुनामी, बाढ़ या भूकंप आएगा, वहाँ जो कंपनीज ऑपरेट करती हैं उन अर्निंग साइकिल रुक जाएगी, उनको नुकसान होगा, उनके शेयर्स के भाव गिरेंगे, हमारी इकोनॉमी स्लो होगी तो हमारी शेयर मार्केट पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। सो ये न्यूज़ और इवेंट्स हैं जो शेयर मार्केट पे, स्टॉक मार्केट पे एक गहरा असर डालते हैं। मैंने आपको एक पॉइंट को डिटेल में समझाया, अब आगे बढ़ते हैं। सेंटिमेंट्स दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गहरा इफेक्ट डालते हैं सेंटिमेंट्स, मतलब ऊपर की चीज़ें तो मतलब समझी जा सकती है, लेकिन नीचे जो सेंटिमेंट्स है ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। पब्लिक क्या सोच रही है, लोगों को क्या लग रहा है, दैट इज सेंटिमेंट। आपको स्टॉक मार्केट जो है आज के प्राइस पे नहीं चलती, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्ट करती है फ्यूचर प्राइस।
किसी कंपनी का शेयर का प्राइस जो आज है वो उसकी रियल वैल्यू नहीं है, वो अपनी रियल वैल्यू एक कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू होता है जो एक कैलकुलेशन मेथड होता है, कभी हम डिस्कस करेंगे पूरे मेथड के ऊपर। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस वाले टॉपिक पे बात करेंगे तब हम इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जानेंगे। बट अब ये समझ लीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू इज द रियल वैल्यू ऑफ अ शेयर। पब्लिक उसे वो शेयर अपनी रियल वैल्यू से 40-50 गुना बड़ा है, 40-50 गुना महंगा है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं उसको, क्योंकि पब्लिक को लगता है, उनके सेंटीमेंट्स ऐसे हैं कि ये कंपनी अभी और बढ़ेगी, ये अभी और बढ़ेगी और ग्रोथ करेगी और उस लेवल तक पहुंचेगी। दीज आर द सेंटीमेंट्स। कोई वॉर होती है, नेशनल कैलेमिटीज होती है, जैसे कोरोना आ गया था, ऐसा कोई ऐसी कोई चीज हो जाती है तो उस टाइम नेगेटिव होते सेंटीमेंट। अब लोग अच्छी अच्छी कंपनियां, उनके शेयर्स 40-50-60-60%, 70% तक गिर गए थे शेयर्स। ऐसी कंपनीज जो बहुत स्ट्रांग है बिजनेस में, अब उनका बिजनेस खत्म थोड़ी ना हो गया था कोरोना आने से, दुनिया खत्म तो हो नहीं गई थी, लेकिन लोगों के सेंटिमेंट थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया ही खत्म हो जाएगी, स्टॉक मार्केट गिर जाएगी, हमारा पैसा खत्म हो जाएगा। लोगों ने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए और बेचते चले गए, हर दाम पे बेचते चले गए, जहाँ जो उनको प्राइस मिलता गया वो बेचते चले गए। एक्चुअली में वो टाइम वो था जिसमें हिम्मत करके खरीदना चाहिए था, क्योंकि आज वो शेयर्स डबल ट्रिपल हो चुके हैं उस प्राइस से। तो एक और रीसेंट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अगर मैं किसी शेयर या कंपनी का नाम ले रहा हूँ तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई बुराई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हम अदानी ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं। सेंटीमेंट कितने स्ट्रॉन्ग थे कुछ टाइम पहले तक। अदानी का शेयर मतलब सोने की खान, आप लो और आपका पैसा डबल ट्रिपल, ऐसे 5-10%, 20% का मूव तो कुछ ही दिनों में आ जाता था, मतलब। लेकिन अब क्या हुआ, तब सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग थे, पॉजिटिव थे, अच्छे थे। अब सेंटीमेंट्स क्या हुए, अभी रिसेंटली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, आपको शायद पता हो जो मार्केट में जुड़ा हुआ है, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई कि अदानी की कंपनी में कोई झोल झाल है, और उससे क्या हुआ, लोगों के सेंटीमेंट्स खराब हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी खड़ी है, कंपनी कहीं भाग तो नहीं गई है, अडानी देश छोड़ के भागा तो नहीं है माल्या या दूसरे लोगों की तरह, कंपनी वैसी की वैसी है, बट लोगों के सेंटीमेंट्स बिगड़ गए और लोगों ने शेयर बेचने शुरू कर दिए। और अच्छी अच्छी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज अदानी की, अच्छे अच्छे शेयर्स 40-50% गिर गए सिर्फ कुछ दिनों में। जो शेयर्स दौड़ रहे थे, लोग पैसा कमा रहे थे, वो शेयर्स धड़ाम करके गिर गए एक रिपोर्ट की वजह से, क्योंकि सेंटीमेंट्स खराब हो गए। तो कोई मैटर नहीं करता आपका बिजनेस कितना स्ट्रांग है, कितनी पावरफुल आपकी कंपनी है, कितना पैसा उस कंपनी की जेब में है, बट अगर लोगों के सेंटीमेंट्स खराब हुए तो शेयर धड़ाम होता है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो, बट हो जाता है। तो सेंटीमेंट्स डिस्काउंट्स एवरीथिंग वी सो अबव। तो दोस्तों मोटा मोटा यही था कि मार्केट का मूव कौन करता है, मार्केट में जो मूवमेंट्स आती है उनके पीछे के रीजंस क्या होते हैं, आप लोगों को आई थिंक मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर कहीं पे कुछ मिस हो गया है मेरे से या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं उसको आपको रिप्लाई करूँगा। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं प्रोफेशनली यूट्यूबर या कोई वीडियोग्राफर नहीं हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ। सो कई बार वीडियो की क्वालिटी आपको कम मिल सकती है या ऑडियो की क्वालिटी कम मिल सकती है। अब मैं चाहूँगा दोस्तों आप बेयर करें और मुझे बताएं जिस वीडियो में आपको ऐसा लगे। ऑल्दो जैसे मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट सिखा रहा हूँ यूट्यूब पे, वैसे ही मैं यूट्यूब से वीडियोग्राफी और ऑडियो कैसे बनाई जाती है और कैसे उनको एडिट किया जाता है, ये सब भी मैं सीख रहा हूँ अभी। आप लोगों को सिखाते सिखाते मैं भी सीख रहा हूँ। सो अगर कहीं पे कोई कमी आती है तो दोस्तों बेयर कीजिएगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये क्वालिटीज धीरे धीरे इम्प्रूव ही होती रहेंगी, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, जो सीखूंगा मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करूंगा अपनी ही वीडियो में, और धीरे धीरे आपको बेहतर क्वालिटी की वीडियोस और बेहतर क्वालिटी का साउंड मिलता रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए मुझे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं, सीखते रहना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।